दोस्तों, जब एक कोई इंसान पेड़ लगाता है तो उम्मीद करता है कि वो उस पेड़ को अच्छे से सींचता है, बड़ा करता है और आशा रखता है कि इस पेड़ से आने वाले समय में हमें इससे छाया मिलेगी, इससे हमें ऑक्सीजन तो मिलेगी, साथ में उससे हमें फल भी मिलेंगे। इसलिए आदमी पेड़ लगाता है कि हमें छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। वैसे ही हमारा घर परिवार होता है दोस्तों। आदमी जब एक बच्चे को जन्म देता है तो एक आस रखता है बच्चे से कि जब बच्चा बड़ा होगा तो कल के लिए मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा। इसलिए आदमी संतान को जन्म देता है और उसका अच्छे से पालन पोषण करता है ताकि बड़ा होकर ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फ्रेंड्स, इस कहानी को मैं सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज मेरा पहला वीडियो है ये। प्लीज फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं आज आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो घटना मैं बताने जा रही हूँ आपको, कानपुर जिले की ये घटना है। वहां पर एक जो दीनानाथ होते हैं वो अपने परिवार के साथ में रह रहे होते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो स्वर्गवासी हो जाती हैं और वो अपने बेटे और बहू के साथ में रह रहे होते हैं। एक दिन बरसात का मौसम था, बहू चाय बना रही थी, साथ में पकौड़ियां भी तल रही थी। जब चाय पकौड़ी तल रही थी और उनके पति भी वहां बैठे हुए थे और वो दीनानाथ जी वहां बैठे हुए थे, तो जब चाय पकौड़ी तल के बहू ने अपने लिए भी छान के चाय लेके आई कप में और पति के लिए भी, और दोनों लोग वहां बैठकर चाय पीने लगे और पकौड़ियां खाने लगते हैं। जो सामने दीनानाथ बैठे होते हैं वो एक टकटकी लगा के उनको देख रहे होते हैं, पर दोनों के मन में, बहू के मन में या बेटे के मन में इतना भी ख्याल नहीं आया, एक बार भी नहीं आया कि मेरे बूढ़े पिता मुझे देख रहे हैं और मैं खा रहा हूं, या बहू के मन में एक पल भी विचार नहीं है कि चलो उनको भी दे देते हैं। जब ये दृश्य देखा दीनानाथ जी ने तो उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो उस कमरे में चले जाते हैं जिस कमरे में उनकी जो स्वर्गवासी पत्नी थी, उनकी फोटो को देखकर रोने लगते हैं। उनकी आंखें भर जाती हैं और बोलते हैं कि आज तुम नहीं हो मालती, अगर तुम आज होती तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं, अब मेरा इस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लगता है कि मैं चला जाऊं। और फिर वो रोते रोते फिर वो एक फैसला लेते हैं कि अब मुझे लगता है इस घर में मेरी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं रहना चाहिए। मैं इतना इस घर के लिए करता हूं फिर भी मुझे ये लोग बिल्कुल नहीं समझते, कोई वैल्यू नहीं देते हैं मुझे। तो उन्होंने मन बना लिया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे वृद्धाश्रम के लिए जाना है। तो उनका एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, तो उन्होंने कॉल किया उसको कि सुरेश, मुझे आना है वहां पर, वृद्धाश्रम में आना है, क्योंकि वो वृद्धाश्रम चला रहे होते हैं। तो पूछते दीनानाथ क्या हुआ तुम्हें? तो कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दीनानाथ रिटायर्ड थे, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए थे वो, और अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था उनकी जिंदगी में। और उसके बाद में जब उनके दोस्त ने पूछा कि सब बस कुछ नहीं है, दीनानाथ जी ने नहीं, सब कुछ जिंदगी में सब सही चल रहा है, बस मैं कुछ समय आप लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ, मैं वृद्धाश्रम में वहां रहना चाहता हूँ आके। तो उनके दोस्त ने बोला कि ठीक है मित्र, आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो जब उन्होंने बात कर ली अपने दोस्त से, दूसरे दिन उन्होंने बोला अपने बेटे बहू से कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ, मैं वहां रहना चाहूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो दीनानाथ जी ने खुद ही अपना बैग पैक कर लिया और उन्होंने बोला नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मैं खुद ही चला जाऊंगा। उन्होंने खुद फैसला किया और खुद जब जाने लगे तो एक बार भी बेटे और बहू ने एक बार भी नहीं बोला कि पिताजी आप क्यों वृद्धाश्रम जाएंगे, आपका घर है, आप यहीं रहिए, एक बार भी नहीं रोका। और वो चले जाते हैं वृद्धाश्रम में रहने के लिए। जब वहां चले जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि दीनानाथ जी पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति थे, सरकार से रिटायर हुए थे अपनी जॉब से, और वो काफी एक्टिव रहते थे। तो जब वृद्धाश्रम में जाते हैं वहां पर उनके दोस्त मिल जाते हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। घर की याद उनको बिल्कुल नहीं आती है। जब घर की याद नहीं आती है, वहां घुल मिल जाते हैं, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, अपने मित्रों के साथ में हंसना, खिलखिलाना, कविताएं लिखना, ये सारी चीजें उनकी आदत थी। काफी अच्छा समय व्यतीत होता है। एक दिन वृद्धाश्रम के सामने एक गाड़ी रुकती है, 4 व्हीलर, और उस रुकने के बाद में जो लोग वहां प्रांगण में बैठे हुए थे उन्होंने बोला आज फिर कोई अभागा या अभागी, आज फिर कोई आई है यहाँ पर। जब वो वहां देखा कि गाड़ी रुकने के बाद में
एक बूढ़ी माता उस गाड़ी से उतरती हैं और अपना बैग हाथ में लिए रहती हैं, और उस गाड़ी से उतरने के बाद में वो जैसे ही आगे बढ़ती हैं वैसे ही वो गाड़ी की तरफ पीछे पलट के देखती हैं। लेकिन जब वो पीछे पलट के देखती हैं, जो उनको छोड़ने आए थे उन्होंने एक बार भी पलट के नहीं देखा, और वो गाड़ी का शीशा बंद करते हैं, दरवाजा बंद करके वो सीधे निकल लेते हैं, जैसे वो जानते ही नहीं है ये कौन है जिसको वो छोड़ने आए थे। तो जो बूढ़ी माँ पलट के देखती है, वो लोग जा चुके थे, आंखों में आंसू भरे होते हैं उस माँ के, और आके वह अपना नाम वहां पर वृद्धाश्रम में अपना नाम लिखाती हैं, अपना नाम रानी देवी बताती हैं, क्योंकि वो उस बूढ़ी माँ ने पर्दा कर रखा था, घूंघट कर रखा था। तो वहां पर वृद्धाश्रम में, क्योंकि महिला और पुरुष के दोनों के अलग अलग भागों में बांटा हुआ था, तो वो महिला जो वृद्धाश्रम होता है उसी में चली जाती हैं। धीरे धीरे जब जो दीनानाथ जी थे उन्होंने देखा कि जब शाम का टाइम होता है ना खाने का सब लोगों का, तो दीनानाथ जी ने बोला कि अच्छा वो आज जो नई महिला आई है वो आई नहीं है रानी देवी, क्यों? तो लोगों ने बताया वो अपने घर से दूर हो गई, तो वो काफी उदास है, काफी दुखी है, इस वजह से वो भोजन करने नहीं आई है। तो दीनानाथ जी को भी नहीं अच्छा लगा कि वो इतनी उदास है, उनके घर वालों ने उनके लिए नहीं सोचा, लेकिन एक माँ कितनी उदास है कि अपने घर को छोड़कर और यहाँ पर आज दुखी है। कोई बात नहीं, फिर उन्होंने दूसरे दिन देखा कि अच्छा वो जो नई आई है रानी देवी वो कहाँ पर है, वो दिख नहीं रही है, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया आज। तो उन्होंने, उनके जो साथी थे बोले वो वहां पर गार्डन में है, उनको गार्डन का काम दिया गया है, फुलवारी का, वो सब घास वास वो सब छील रही है, सही से कर रही है, पौधों की देखभाल कर रही है। तो जब वहां पर दीनानाथ जी वहां पर जाते हैं तो वो पहचान लेते हैं दूर से कि अरे ये तो मेरी समधिन है। तो वो जो बूढ़ी माता होती है वो और घूंघट कर लेती है, क्योंकि वो घूंघट तो था ही उनका, और वो घूंघट कर लेती हैं। जब दीनानाथ जी ने देखा तो उन्होंने बोला कि अरे आप समधिन जी, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला अरे, जब उन्होंने देखा कि अरे मेरे समधी, तो फिर उन्होंने अपनी दास्तां बताई रानी देवी ने कि ऐसे ऐसे करके मेरी बहू मुझे छोड़ के चली गई है। और दीनानाथ जी ने भी बताया कि आपकी जो बेटी है और मुझे यहाँ पर ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए मैंने खुद से ही यहाँ सोचा कि मैं खुद आ जाऊं यहाँ पर वृद्धाश्रम में रहूं आके, इसलिए मैं खुद आ गया, क्योंकि आपकी जो बेटी अच्छे से मेरी देखरेख नहीं कर रही थी वहां पर। जब माँ को पता चला तो माँ बहुत दुखी हो गई कि मेरी ऐसी संतान है जिसने, एक तो बहू मेरी ऐसी आई जिसने मुझे वृद्धाश्रम में ला दिया, एक मेरी बेटी ऐसी निकली जिसने अपने ससुर को यहाँ पर ला दिया। तो माँ बहुत दुखी थी, लेकिन कुछ भी करके दीनानाथ जी ने उनको, रानी देवी को समझाया कि छोड़िए, आप हम लोग यहीं पे रहते हैं, आराम से अच्छी सी जिंदगी अपनी अच्छे से कट रही है, मैं तो यहाँ सब में घुल मिल गया हूँ, आप भी अपनी आदत यहाँ पर बना लो। तो ऐसे करके 2-4 दिन बीतते हैं। जो दीनानाथ जी होते हैं उनका एक पोता होता है उनके, तो उसका बर्थडे होता है, एक दिन बाद उसका बर्थडे होता है। तो उनके जो दीनानाथ जी के बेटे और बहू दोनों आए हुए होते हैं गाड़ी से, जब दोनों वृद्धाश्रम में आए हुए होते हैं तो बोलते हैं कि हमें दीनानाथ जी से मिलना है। तो वो दीनानाथ जी आते हैं और बेटे ने बोला कि पिताजी चलिए घर पर, कल बेटे का बर्थडे है, सब रिश्तेदार आएंगे और कल पार्टी रखने वाले हैं। तो दीनानाथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि देखो हम नहीं जाएंगे, तुम ये दिखावा कर रहे हो लोगों को, देखिए हमारे पिताजी कितने सुखी हैं और हम कितने अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, तो मुझे ये दिखावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे यहाँ साथ में बिल्कुल नहीं जाना है। तो दीनानाथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन जो नाती होता है दीनानाथ जी का, वो दादाजी के पैरों में पड़ जाता है, और जब दादाजी के पैरों में पड़ जाता है तो दादाजी भी पिघल जाते हैं। नाती ने बोला कि नहीं दादाजी, आपको मेरे जन्मदिन पे चलना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको चलना पड़ेगा। जब दादाजी ने ये सब नाती की बातें सुनी तो राजी हो गए दादाजी चलने, दीनानाथ जी राजी हो गए, ठीक है। लेकिन दीनानाथ जी ने एक शर्त रख दी कि मैं चलूंगा जन्मदिन पे, पर मैं वहां रहूंगा नहीं, जन्मदिन के बाद में जैसे ही तुम्हारी पार्टी हो जाएगी उसके दूसरे दिन ही मैं वापस आ जाऊंगा। तो बेटा बहू ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसे ही जन्मदिन हो जाए दूसरे दिन पार्टी के बाद में आप यहाँ आ जाना। राजी हो गए, ठीक है। दीनानाथ जी चले जाते हैं बेटा बहू के साथ में। जब दीनानाथ जी वहां चले जाते हैं, जन्मदिन मनाया जाता है और सारे लोग उनके जो यार दोस्त होते हैं सारे आते हैं, बोलते हैं दीनानाथ जी अब तुम दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो भाई? तो उन्होंने बोला कि मैं रिश्तेदारी में चला गया था, घर पे आके अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो थोड़े दिन रिश्तेदारी में घूम के आता हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं रिश्तेदारी में गया हुआ था।
उसके बाद में जन्मदिन हो जाता है, सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दीनानाथ जी उसी कमरे में जाते हैं जिस कमरे में उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई होती है। उस तस्वीर को अपने हाथों से हाथ फेरते हैं, उस तस्वीर को याद करते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है मालती, आज तुम यहाँ पर होती तो कितना अच्छा लगता। और वहां पर ही टेबल पर बैठ के रोते रोते ही उनकी आंख लग जाती है, उनको नहीं पता चलता है वो कब सो जाए। जब वो सो गए, सुबह उठे तो वो अपने आप वहां पर जहां सोए थे टेबल पे ही पाते हैं अपने आप को अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने। सुबह उठते हैं, उठने के बाद में फिर से अपना वृद्धाश्रम जाने की तैयारी करने लगते हैं। जब वृद्धाश्रम के लिए जा रहे होते, एक बार भी बेटे बहू ने नहीं बोला कि नहीं पिताजी आप यहाँ पर ही रहिए, क्यों वृद्धाश्रम में रहेंगे, जाके आपका अपना घर है, किसी ने नहीं बोला। बल्कि बहू चाबी लेकर आ गई और बेटे की चलो पिताजी टाइम हो गया है, चलो छोड़ के आते हैं। चलो, वो तो दीनानाथ जी तो वैसे ही यहाँ रहना नहीं चाहते थे, वो वहां पर ही खुश थे। तो दीनानाथ जी ने बोला ठीक है चलो चलते हैं। चले गए। वृद्धाश्रम में जैसे ही पहुंचते हैं तो बहू दीनानाथ जी जैसे ही उतरते हैं तो बहू से बोलते हैं बहू बेटा रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो बहू बोलती है क्या दिखाना है पिताजी? बोले नहीं वृद्धाश्रम में चलो बेटा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। तो बहू पूछती है पता नहीं होगा शायद कोई इनका ही अपना दोस्त, इसलिए मिलवाना चाह रहे होंगे। नहीं समझ पाई बहू क्या है। जब दीनानाथ जी अपनी बहू को लेके जाते हैं और जब जो रानी देवी होती है बहू की माँ, जब उनसे जब मिलवाते हैं तो जो उनकी बहू होती है उनके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे जैसे ही देखा माँ तुम यहाँ कैसे? भाभी ने तो बोला था तो तुम तीर्थ यात्रा करने गई हो, तुम यहाँ वृद्धाश्रम में कैसे आ गई हो माँ? और भाभी कितनी दुष्ट है, भाभी कितनी खराब है, भाभी ने आपको वृद्धाश्रम में भेज दिया है और मुझे बताया भी नहीं और मुझसे झूठ बोल रही थी कि आप तीर्थ करने गई हो, आपकी सेवा नहीं कर पाई भाभी। तो जब इतने सारे शब्द माँ से जब बोले उनकी बेटी ने, तो माँ ने बोला कि भाभी जैसी भाभी है वैसी तुम भी हो, तुम अपनी भाभी से कम नहीं हो। तुमने क्या अपने ससुर का ध्यान रखा? तुमने क्या अपने ससुर की सेवा की? तुम्हारे ससुर आज वृद्धाश्रम में क्यों है? तुम्हारी वजह से। जैसी तुम हो वैसी ही तुम्हारी भाभी है, तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई अंतर नहीं है। तो माँ अपने आप में दुखी होने लगती है और आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और माँ दुखी होकर बोलती है कि मैंने कैसे बच्चों को जन्म दिया है, मेरे दोनों बच्चे बेकार निकले। एक तो मेरा बेटा जो बहू के कहने पर आकर मुझे यहाँ छोड़ के चला गया वृद्धाश्रम, दूसरा जो मेरी बेटी जो ससुराल में जाकर अपने ससुर की सेवा ना की करके वो अपने ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ के यहाँ आ गई है। तो इस बात को सोचकर एक बूढ़ी माँ रोने लगती है फुफो करके। जब रोने लगती है तो बहू को दुख होता है उस बात का कि बेटी को कि हाँ मैंने माँ गलत किया है। तो बेटी उसी समय माफी मांगने लगती है अपने ससुर जी से कि पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई है और आप घर चलिए, माँ आप भी घर चलिए। तो मना कर देते हैं दीनानाथ जी की नहीं बहू बेटा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा यही मन लग गया है और मैं यहाँ पर ही बहुत अच्छा हूँ। और माँ भी बोल देती है नहीं, माँ भी बोल देती कि हम अब यही सही है, हम यही सुखी हैं, अभी हमें घर जाने की जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ रहेंगे। फ्रेंड्स इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस मेरा यही है कि अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करिए, उनका सम्मान करिए। आप उनकी संतान हैं, आपका फर्ज बनता है अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना। एक चीज और आप याद रखिएगा कि अगर आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा जब कर रहे होते हैं, जो आपके जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, जो आपके बच्चे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं कि मेरे पिताजी कैसे मेरे दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही जब आपको वो सेवा करते देखते हैं उनके जो मन में जो भाव होता है उनके मन में भी भाव पैदा होता है कि मुझे भी ऐसे ही अपने माता पिता की सेवा करनी है जैसे ही मेरे माता पिता अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। तो फ्रेंड्स इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि अपने वृद्ध जनों की सेवा करिए और उनकी रिस्पेक्ट करिएगा। उनको ये वृद्ध आश्रम में मत भेजिएगा, वो वृद्ध आश्रम के लिए नहीं बने हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि जब कोई पेड़ लगाता है, जब कोई उम्मीद रखता है कि उस पेड़ से हमें फल मिलेंगे, वैसे ही
हम जब बच्चों को आदमी बच्चों की परवरिश करता है, बड़ा करता है, उनको यही सोचता है कि बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, हम सभी के साथ ऐसा होता है, हम सब घर परिवार और फैमिली वाले हैं। तो बस इस कहानी को हमारा सुनने का बस यही उद्देश्य है कि रिस्पेक्ट करिए। और ये जो वृद्ध आश्रम है, कोई भी माता पिता वृद्ध आश्रम ना जाए, मैं यही आप सभी से विनती करूंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे।